हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम पे टेंसेस के अंदर हमने आपको बिफोर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था कि बिफोर एज एन एडवर्ब किस तरह से सेंटेंस में परफेक्शन की फीलिंग क्रिएट करता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये मत रट लीजिएगा कि बिफोर जब भी आएगा तो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा। ऐसा नहीं है बेटा, बिफोर के आने के बाद भी सेंटेंस परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपने ये समझा है कि नहीं समझा है कि बिफोर एक नहीं कई पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपिक्ट करता है। जैसे जो बिफोर होता है ना, ये आपको बताया था लास्ट टाइम पे बेटा कि ये एडवर्ब के साथ साथ ये कंजंक्शन भी होता है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन भी होता है। मतलब तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच वो डिपिक्ट कर सकता है। तो अब आप ये समझें कि हम जब बिफोर को एडवर्ब कहेंगे तब जाके वो सेंटेंस में परफेक्शन की फीलिंग लेके आएगा। ये है, जब वो कंजंक्शन या प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उसका परफेक्शन के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज ये पढ़ने वाले हैं कि हम बिफोर को अगर हम नेवर के साथ इस्तेमाल करें, बिफोर को नेवर के साथ इस्तेमाल करें तो सीन में क्या परिवर्तन आएगा। ध्यान रखना, हम बिफोर को भी एज एन एडवर्ब ट्रीट कर रहे हैं। नेवर तो एडवर्ब होता ही है। नेवर तो मान लीजिए बाई बर्थ एडवर्ब होता है, बट बिफोर क्या होता है कि एडवर्ब के साथ साथ कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपिक्ट कर सकता है। तो इसका ख्याल रखना है बेटा। हाँ, अब आइए आगे एक सेंटेंस लिखते हैं, बात को समझते हैं। मैंने कहा कि आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। एक सेंटेंस कहा आई हैव नेवर eaten such food. I have never seen you before. I have never eaten such food. और फिर मैंने आपसे कहा कि आई हैव नेवर सीन गॉड बिफोर। ये तीन सेंटेंस है। यहां से आप बात को अगर चाहेंगे समझना ना, तो आई थिंक इट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्ट टू डिलीवर। हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं आपको। वो ये बेटा कि अगर हम कभी बिफोर एडवर्ब के साथ साथ, किसके साथ? बिफोर एडवर्ब के साथ, लाइक दिस, यहां लिखना भूल गया मैं। बिफोर एडवर्ब के साथ हम यहाँ बिफोर यूज कर रहे हैं, एज एन एडवर्ब ट्रीट कर रहे हैं। पहले तो समझो, क्योंकि ये प्रेपोजिशन बोल नहीं पाओगे। प्रेपोजिशन बोलोगे भैया तो इसके आगे नाउन प्रोनाउन देना पड़ जाएगा। और कंजंक्शन बोल नहीं पाएंगे, जो कि कंजंक्शन ऐड करता है सेंटेंस या वर्ड्स को। तो यहाँ किसको अगर ऐड कर रहा है सेंटेंस को, तो दूसरा सेंटेंस कहाँ है? वो भी नहीं है। इसका मतलब है ये तो एडवर्ब भी होना पड़ेगा। अब जब कभी आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जिसमें बिफोर को एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, पहली शर्त। दूसरी, बिफोर के साथ हम एक एडवर्ब और इस्तेमाल किए हो, नेवर, लाइक दिस। तो यहाँ भी नेवर है, यहाँ भी नेवर है और यहाँ भी नेवर है। अगर नेवर को बिफोर के साथ आपने अटैच करके यूज़ किया है तो एक समस्या ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि नेवर के साथ बिफोर को लगा पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है नेवर के साथ बिफोर को नहीं लगाना पड़ता। मतलब वो लगाना ही गलत हो जाएगा। डिसाइड कैसे करेंगे लगाना गलत है या सही है? एक बात बताओ, जब कोई आदमी बात बोल रहा होगा कि आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आप एक कंपनी में काम करते हो, अचानक 2-3 साल काम करने के बाद आप कैफेटेरिया में कुछ चाय पानी कर रहे थे, अचानक एक आदमी मिला और वो भी आपको जब मिला तो आपने पूछ लिया भैया आपने कब ज्वाइन किया? बोले हम तो 1 साल से ज्वाइन किए हैं। बोले अरे 1 साल से आप कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसका क्या मतलब है? इस ये सेंटेंस इंसान तब बोल सकता है जब प्रेजेंट में वो आदमी उसी व्यक्ति के सामने खड़ा हो। गॉट माई पॉइंट? अगर
प्रेजेंट में कोई पर्सन उसी व्यक्ति के सामने खड़ा होगा तभी तो ये बात बोलेगा कि भाई पहले कभी आपको नहीं देखा, आज तो देखा, तभी तो ये बात बोल रहे हो। इसका मतलब है कि आप पास्ट तो नेगेटिव है, मतलब पहले कभी नहीं देखा, पास्ट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नहीं देखा। और जो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट, आप बताइए प्रेजेंट पॉजिटिव है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो एक्टिविटी उस वक्त हो रही होगी तभी आप ये बात बोल रहे हो भाई साहब पहले कभी नहीं किया, अब तो कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि आई हैव नेवर ईटन सच फूड बिफोर, कोई बहुत बढ़िया डिलीशियस सा फूड आपको खिलाया गया और आपने कहा कि सर मज़ा आ गया आज। मैंने कहा क्यों? बोले भाई साहब आज के पहले कभी भी इस तरह का खाना मैंने नहीं खाया। ये बात कौन बोल सकता है? ये बात वही बोल सकता है जो अभी इस तरह का खाना खाया हो या खा रहा हो। इसका मतलब आज के पहले कभी नहीं खाया बट अभी तो खाया। इसका मतलब पास्ट तो नेगेटिव है मानते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट है क्या वो भी नेगेटिव है? नहीं, प्रेजेंट तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट में इस तरह का खाना जरूर खा रहा होगा वो। जरा यहाँ जाओ, अब वो कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन गॉड बिफोर। अब कोई लड़का कह रहा है कि सर पता है मैंने ईश्वर को पहले कभी नहीं देखा। ये बात कौन बोल पाएगा? ये बात वही बोल पाएगा जो ईश्वर को अब देख रहा हो। अब वो बोलेगा भाई साहब ईश्वर को मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब अब देख रहे हो। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी पहले कभी बोलते हो, पहले कभी नहीं, उस वक्त ये होता है कि पास्ट में वो चीज़ नहीं होती बट प्रेजेंट में होती है। जैसे आपने कहा कि सर मैं अजय सर से पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं अजय सर से पहले कभी नहीं पढ़ा, ये बात वही बोल सकता है जो वास्तव में प्रेजेंट में पढ़ रहा हो। जो प्रेजेंट में भी नहीं पढ़ रहा होगा, मुझसे पहले भी नहीं पढ़ा, तो वो ये कैसे बोलेगा कि मैं अजय सर से पहले कभी नहीं पढ़ा? फिर डायरेक्टली बोलेगा मैं अजय सर से कभी नहीं पढ़ा। मैं अजय सर से कभी नहीं पढ़ा ये वो बोलेगा जो ना पास्ट में पढ़ा हो और ना प्रेजेंट में पढ़ रहा हो। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मैं अजय सर से पहले कभी नहीं पढ़ा, इसका मतलब कि पहले तो नहीं पढ़े लेकिन अभी तो पढ़ रहे होंगे। तो वही बात, अगर आप ये कहते हो कि मैं ईश्वर को पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब अभी तो देख रहे हो, जबकि आपको पता है बेटा कि ईश्वर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनको देखा जा नहीं सकता। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है ईश्वर जब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो आप कहाँ से देख लिए? आपको दिव्य दृष्टि तो प्राप्त नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका तो पास्ट नेगेटिव होगा, खुद ही कह रहा है कि पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये भी तय है कि ईश्वर को तुम प्रेजेंट में भी नहीं देख सकते, ईश्वर को प्रेजेंट में भी नहीं देख पाओगे और नेगेटिव लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ना तुमने पहले देखा ना तुमने आज देखा, तो तुम बिफोर लगा ही क्यों रहे हो? यही बिफोर गलत है। अब सेंटेंस सही है। आप ये बोलो कि भाई साहब मैंने ईश्वर को कभी देखा ही नहीं है, ना कल ना आज ना कल परसों। तो जब तुम्हें लगे कि हमें एक ऐसी एक्टिविटी दिखानी है, ऐसी इवेंट दिखानी है जिस इवेंट को पास्ट में नेगेटिव दिखाना है, मतलब पास्ट में वो काम नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट में वो काम हुआ, तो ऐसा दिखाना है तो बिफोर यूज कर लो। भाई आपने कहा कि सर मैंने कभी इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ी, मैंने पहले कभी इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ी, इसका मतलब अभी तो पढ़ रहे हो तभी तो ये बात बोल पा रहे हो कि पहले कभी नहीं पढ़ा आज पढ़ रहा हो। तो जब आपको प्रेजेंट में पॉजिटिव दिखाना हो, काम चल रहा हो, तो बिफोर यूज कर लो। लगे दोनों ही नेगेटिव है तो बिफोर हटा दो वहां से। तो ये कंडीशन है कि बिफोर कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, नेवर के साथ। अब एक बार 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, एक बार जरा सोचो कि हमने जो पढ़ाया समझाया क्या तुमको समझ में आया या नहीं। मैंने अब तक आपको कई सारे एडवर्ब पढ़ा दिए थे बेटा, ऑलरेडी पढ़ाया, येट पढ़ाया, रिसेंटली पढ़ाया, लेटली पढ़ाया। लेटली को ही ऑफलेट करते बताया था मैंने, एक ही बात है, ठीक है ना। फिर आपको मैंने जस्ट समझाया, फिर आपको मैंने बिफोर समझाया, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, जस्ट, बिफोर, ये ईटीसी। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनकी मतलब मौजूदगी सेंटेंस में परफेक्शन की फीलिंग लेके आती है। ये बात आप दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। फिर हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट का एक डिफरेंस भी दिखाया था कि आखिर हम कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं और हम कब पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। इसकी भी पिक्चर आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आइए
थोड़ी सी बात को हम लोग और आगे लेके चलते हैं। देखिए एक टेंस पढ़ते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आखिर हम एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने चल रहे हैं जो प्रेजेंट में हो, काम पूरा भी हो गया हो परफेक्ट, और काम चल भी रहा हो। तो ये ऐसा तभी संभव है हम जब एक ही काम को डिवाइड कर लें कि सर एक ही काम को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक देखें, तो ये पता लगेगा इतना काम हो चुका है, इतनी देर में इतना काम बाकी है। दैट इज परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट पॉइंट पे नहीं हो सकता। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट के अंदर हम डिवाइड करते हैं इतना काम हो चुका है, इतना काम बाकी है। ठीक है, इसके बारे में इनिशियल स्टेज पे हम जब टेंस स्टार्ट किए थे लेक्चर 1 में टेंसेस के, तो वहाँ पे हम बताए थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस लगने की एक ही शर्त होती है कि जब कुछ काम बाकी हो, कुछ काम हो चुका हो, मतलब काम पूरा भी हुआ हो, काम चल भी रहा हो। तो एक ही काम का कुछ हिस्सा देखोगे कि कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ हिस्सा बाकी है, क्योंकि एक एब्सोल्यूट काम तो हो चुका होगा या तो चल रहा होगा। स्ट्रक्चर की बात करोगे बेटा तो सब्जेक्ट लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाते हो, यही अगर प्रेजेंट ना हो के पास्ट हो जाएगा तो ये हैड हो जाएगा, इतना तो आप भी समझते होगे। फिर बीन लगाते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो डियर, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, फिर आप अदर वर्ड लगाते हो, और फिर आप लगाते हो सिंस या फॉर। सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम ये लगाते हो। अब आपको समझना ये है कि इस गिवन स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। हमें इसमें दो तीन बातें जो बहुत बेसिक सी हैं पहले उसको क्लियर कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एकदम स्लो मोशन में चलेंगे लेकिन एक एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो हमें पता है कि इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश में कभी भी आपको अगर कहीं पर भी परफेक्शन दिखाना हो, क्या दिखाना हो भैया, परफेक्शन, तो ऑलवेज यूज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्शन के लिए हमेशा आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, और कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको चाहिए बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बोलो हाँ, ये चाहिए। अगर आपको परफेक्शन दिखाना है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए, कंटिन्यूटी दिखानी है तो केवल आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं होता, केवल थर्ड फॉर्म से सेंटेंस परफेक्ट नहीं होता, उस थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव चाहिए। अब हैव का मतलब हैव भी, हैज़ भी, हैड भी, कुछ भी हो सकता है, बट हैव की फॉर्म होनी चाहिए। वैसे ही कॉन्टिन्यूटी के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म से काम नहीं बनेगा, केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले बी की कोई फॉर्म लगी हो। अब बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब एक तो इज होता है, एक एम होता है, एक आर होता है, एक वॉज होता है ना, एक वर होता है, तो ये तमाम अपने उसकी फॉर्म्स होती हैं। तो बी की फॉर्म कोई ना कोई वहाँ मौजूद होनी चाहिए। तुम जब ये जान जाओगे तो इसका जरा बहुत ही अच्छा इस्तेमाल यहाँ किया गया। देखो आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना, देखो हमको लिखना है प्रेजेंट में, तो इसलिए मैंने देखो हेल्पिंग ऑफ हैज या हैव लिया है। परफेक्ट का मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैव का मतलब हैज या हैव दोनों हो सकता है प्रेजेंट में, देखो हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखा गया है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो देखो इतना और इतना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिला के क्या बन गया, परफेक्ट। अच्छा कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले बी की फॉर्म, देखो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे बी की सेकंड फॉर्म में हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे थर्ड फॉर्म में हो, सब बी की फॉर्म ही है। देखो ये बी की फॉर्म और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये दोनों मिलके क्या हो गए सी, और ये दोनों मिलके क्या हो गए पी, एंड दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट और बी प्लस आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा गया है ताकि आप स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आए कि परफेक्शन
होने के लिए ये दो बातें मैंडेटरी हैं सेंटेंस के अंदर कि आप हैव की फॉर्म और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंटेन करें। कंटिन्यूटी शो करने के लिए सेंटेंस में ये चीज़ें मैंडेटरी हैं कि आप बी की एक फॉर्म यूज़ करें किसी भी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, किसी फॉर्म में, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये मतलब होना ही चाहिए, तो यहाँ भी है। बाकी समझ ही रहे हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और सिंस, फॉर प्लस टाइम लास्ट में लगा दिया गया। सिंस और फॉर यहाँ पे प्रिपरेशन के तौर पर काम करते हैं, और इनके बाद एक टाइम आपको मेंशन करना है। तो एक एग्जाम्पल से हम पहले बात को समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2015, और फिर मैंने कहा बेटा he has been working in this company for 20 years। अब एक बार रिलेट करो, अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि ही इज टीचिंग, और ही इज टीचिंग का क्या मतलब हुआ कि ये लड़का पढ़ा रहा है, ये इनकम्प्लीट सा स्टेट है, इनकम्प्लीट। हमें जब सेंटेंस में इनकम्प्लीशन शो करना होता है तो हम यूज़ क्या करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। सिखाया भैया कि कंटिन्यूअस टेंस कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में हमको इनकम्प्लीशन शो करना होता है, और जब इनकम्प्लीशन के बजाय हमें कंप्लीशन शो करना होता है कि कोई काम अगर चल रहा है तो कभी ना कभी ख़त्म भी होगा, तो जब ख़त्म होगा तब दिखाना है तो परफेक्ट टेंस। लेकिन हमें अब ये दिखाना है कि कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है, मतलब कुछ चल रहा है, कुछ हो चुका। तो किससे दिखाओगे आप, ना तो कंटिन्यूअस दिखा पाएगा इसको आप, ना केवल परफेक्ट दिखा पाएगा, अब दोनों लगाने पड़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो कह रहा है कि 2015 से ये आदमी पढ़ा रहा है। अगर ये बात आज, ये बात बोली जा रही है आज, आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ 2025 में खड़े होकर, तो आप क्या समझेंगे कि 2015 से 25, 10 साल, 10 साल तो पढ़ा चुका, इतना काम पूरा हो गया, इतना काम पूरा हो गया, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाना बंद कर दिया, पढ़ा तो अभी भी रहा है वो। इसका मतलब कि 10 साल पढ़ा चुका, 11वां साल इज गोइंग ऑन, 11th ईयर इज गोइंग ऑन। इसका मतलब है कि ये हो गया सी और ये हो गया पी। तो बात को समझना बेटा, आखिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ करते हैं और कंटिन्यूअस कब यूज़ करते हैं, दोनों बहुत फ़र्क है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों की खुशबू है, दोनों की महक है। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में केवल इनकम्प्लीशन की खुशबू है, केवल एक ही महक है, एक ही स्मेल आपको आएगी, किस चीज़ की, इनकम्प्लीशन की। लेकिन अगर आपको दोनों स्मेल क्रिएट करनी है, दोनों खुशबू पैदा करनी है, कंटिन्यूटी की भी और परफेक्शन की भी, देन यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस पढ़ के मालूम पड़ेगा कि आपको क्या देना है, केवल इनकम्प्लीशन तो यूज़ कंटिन्यूअस, केवल परफेक्शन यूज़ परफेक्ट, बोथ यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात ये करते हैं बेटा, बात ये करते हैं कि आखिर जैसे ये जो सिंस प्लस टाइम, हम इसके कॉम्प्लिकेशंस पे चलें इसके पहले हम जरा इस बेसिक पे बात कर लें कि सिंस फॉर के बाद एक टाइम आता है। अच्छा, वो जो टाइम आता है ना, तो ये जो टाइम रहेगा, ये टाइम सिंस के साथ अलग आएगा, फॉर के साथ अलग आएगा। आइए वन बाय वन समझते हैं। हम सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, और हम फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं भैया, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। यस या नो, सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये छोटी सी बात है जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं, चैलेंज भी कर सकता हूँ इस बात पे, तुम कहीं पढ़े रहो, किसी भी किताब को तुम पढ़ लो, तुम गलती करोगे। मतलब गलती इसलिए करोगे क्योंकि आपने बेसिक थीम जो थी उसको ना पढ़ करके आपने केवल एक नियम रट लिया कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना है। लेकिन आपने कभी सोचा कि सर क्या हम कभी ये भी टाइम को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पीरियड है या पॉइंट है? क्या
हम इसको देखकर ये मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि पीरियड है कि पॉइंट है, बिल्कुल हो सकते हैं। आइए उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं ताकि आगे तकलीफ ना आए, ठीक है। मैंने कहा मैरिज, मैंने कहा बर्थ, मैंने कहा डेथ, फिर मैंने कह दिया किसी का आना, अराइवल, किसी का जाना, डिपार्चर, फिर मैंने कहा भाई 1990 सन हो गया, मंडे दिन का नाम हो गया, जुलाई महीने का नाम हो गया, क्या बचा है, अच्छा चलो लिख देता हूँ भाई, लास्ट ईयर, लास्ट 2 years, लास्ट ईयर, 10 years, 10 months, the last 3 years, last 3 years। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेटा। हमें क्या करना है कि इस गिवन एग्जाम्पल में बताना ये है कि किन किन टाइम के साथ सेंस आना है और किन टाइम के साथ फॉर आना है। एक 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, एक बार जरा आप सोचें इनमें से किसके साथ सेंस लगाओगे तुम और किसके साथ फॉर लगाओगे। एक बार आप जरा सोचो। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज़ पूछ रहा हूँ जिसको पहले कभी आपने पढ़ा लिखा समझा ना हो, बहुत बार समझा सीखा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा आप समझ बूझ लें। आइए देखिए, हमने कहा पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो सर्टेन टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम को अपनी भाषा में आप चाहो तो सर्टेन टाइम बोल सकते हो भैया, एक सिंपल भाषा में और बोल सकते हो सर्टेन टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोल सकते हो, अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम बोलो हाँ। अब देखो, किसी की शादी, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी का आना, किसी का जाना, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। शादी भी एक मुहूर्त में होती है, जन्म भी, जन्म का एक टाइम ऑफ बर्थ होता है, टाइम ऑफ डेथ होता है, टाइम ऑफ अराइवल होता है कि किस कौन सा आदमी आपके घर में किस घड़ी में कदम रखा है, कौन कब गया। तो ये सब क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या हो गया, सिंस हो गया, यस या नो, ये सारे सिंस हो गए, सब सिंस है। अच्छा, कोई सन, कोई दिन का नाम, महीने का नाम ना, सब क्या हो गए, फिक्स हो गया, दैट इज सिंस, दैट इज सिंस। इन सब जगह पे सिंस लगा। लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि 10 साल, अब 10 साल कोई फिक्स टाइम नहीं है, 10 साल एक अनसर्टेन पीरियड है। 10 साल एक पीरियड है, पीरियड, पीरियड समझते हो ना, गैप। पीरियड का मतलब एक स्लॉट, गैप। तो जब गैप होगा तो यूज क्या करना है, फॉर। 10 months अगेन एक गैप है तो क्या लगाना है, फॉर। यहाँ को लिखा है लास्ट में, यहाँ भी दो लिखा है, लास्ट 2 years, लास्ट ईयर, और यहाँ लिखा है द लास्ट 3 years, और यहाँ लिखा है लास्ट 3 years। दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि द लास्ट 3 years में क्या होगा और एक बताना है लास्ट 3 years में क्या होगा, ये समझना है। देखिए, होता क्या है कि जब आपको एक बार समझा देता हूँ मैं। याद रखना बेटा, जब भी किसी टाइम के साथ आपने कोई डिटर्मिनर यूज़ किया है, ठीक, और उसके पहले आपने आर्टिकल लगा दिया, तो ये आपको पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। इस बात को मतलब आप जानते नहीं होंगे, बट जानिए, इतना तो बेसिक बातें हैं, जानना चाहिए आपको। और फिर उस टाइम के साथ आपने डिटर्मिनर यूज़ किया, बट आपने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है।
इस बात के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ताकि आपके बात भेजे में चली जाए। मैंने कहा बेटा लास्ट 10 ईयर्स, देखो एक टाइम है 10 ईयर्स, इस टाइम के पहले मैंने लास्ट लगा दिया डिटर्मिनर। एक काम और कर लेते हैं, द और लगा लेते हैं, द लास्ट 10 ईयर्स। एक टाइम है, टाइम के पहले हमने लास्ट डिटर्मिनर लगा लिया और इसके पहले आर्टिकल लगा लिया। हम जब आर्टिकल लगा लेते हैं तो ये पीरियड शो करता है, बोलो हाँ। और जब हम आर्टिकल नहीं लगाते तो ये पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है। अगर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम शो करेगा, आर्टिकल लगा देंगे तो पीरियड शो करेगा। एक एग्जांपल में आप समय और समझा देता हूँ ताकि आपको लगे कि सर ऐसा कैसे हुआ, हम जान कैसे गए। जान कैसे गए इसके लिए आपको मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे वहाँ समझाएंगे। ऐसे मैंने कहा बेटा कि आई विल मीट यू इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो किसी ने कहा कि सर मुझे आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है और मुझे आपका 1-2 दिन पूरा पूरा चाहिए, मतलब मैं छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं मिलने आ रहा हूँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, डिस्कस करना है आपको सर, लंबा टाइम चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा करो, अभी तो शेड्यूल मेरा बहुत टाइट है, बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि आप मुझे जुलाई में मिले। आपने कहा जुलाई में सर कब? मैंने कहा आई विल मीट यू, मैं मिलूंगा आपसे कब? इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के लास्ट वीक में। तुम बताओ इन द लास्ट वीक, तो द लास्ट वीक का मतलब कितने दिन हो गए? 7 डेज। अभी भी आपको पता नहीं कि हम किस दिन मिलेंगे, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह हम मिलेंगे। तो अंतिम सप्ताह क्या है? वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब टाइम के साथ डिटर्मिनर यूज़ करते हो, उसके पहले आर्टिकल यूज़ करते हो, तो पीरियड दिखाता है, दैट इज 7 डेज का वक्त हो सकता है, वो कभी भी मिल सकते हैं, मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी मीटिंग हो सकती है। तो जब तुम जान जाओगे ये बात, देखो यहाँ लिखा है लास्ट 3 ईयर्स, यहाँ और यहाँ में फ़र्क कितना है कि यहाँ पे आर्टिकल द लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है। तो जहाँ लगा है पीरियड हो गया तो फॉर लगा लो, और जहाँ नहीं लगा है वो पॉइंट हो गया तो सिंस लगा लो। यही वो गलतियां हैं जहाँ बच्चे करते हैं, मुझे पता है बच्चे सब जानते हैं, मैरिज, जन्म, बर्थ ना, आना जाना, जुलाई, मंडे, 90 सब जानता है, बचपन से पढ़ता आया है। ये नहीं जानता, इन जगहों पे जाके हर बच्चा गलती करता है। तो ध्यान रखना है कि जैसे ही वो आर्टिकल हटाओगे वो पॉइंट शो करेगा, जब पॉइंट शो करेगा तो वो सिंस है, और जैसे आर्टिकल लगा दोगे तो पीरियड शो करेगा, तो फिर वो फॉर है। यहाँ देखो, यहाँ देखो लास्ट ईयर लिखा है, आर्टिकल नहीं लगाया गया, तो हम क्या मानना पड़ेगा? पॉइंट सिंस लगा लिया। यहाँ देखो क्या लिखा है, लास्ट 2 ईयर्स, अगेन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, अगेन क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। तो सिंस लास्ट 2 ईयर्स या सिंस लास्ट ईयर दोनों सही है, ये पॉइंट दोनों ही है, क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल दिया नहीं गया। अगर दे दिया गया होता तो फिर ये फॉर हो जाते, अगर दे दिया गया होता तो फिर हमको यहाँ पे फॉर लगाना पड़ता। एक बार 10 सेकेंड का पॉज दे रहा हूँ, जरा चेक करो बात समझ में आ गई? ये पहली हेडिंग कि भाई आपको सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, कैसे क्या करना है, ये क्लियरली बात भेजे में चली गई। अब हम बात को चलते हैं आगे। तो ये समझ लिया बेटा कि सिंस कब आना है, फॉर कब आना है। अब हम सिंस और फॉर को अकेले अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम कैसे सिंस लगाएंगे और हम कैसे फॉर लगाएंगे, मतलब दोनों के लगने की क्या शर्त होगी, सिंस अगर आएगा तो सिचुएशन कैसी होगी और हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, फॉर लगाएंगे तो सिचुएशन कैसी होगी और हम कैसे हैंडल करेंगे। आइए समझते हैं थोड़ा। देखो बेटा एक बात तय है कि सिंस जब भी आएगा तो उसके बाद एक टाइम आएगा, बोलो हाँ। याद रखो इस टाइम की अपनी एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये है कि ये टाइम पहला तो होना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा बेटा कि सिंस के बाद जो भी टाइम आएगा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ये टाइम हमेशा पास्ट का होगा, क्योंकि टाइम जब भी लिखा जाएगा, टाइम जब भी और जहाँ भी, वेयर एवर एंड वेन एवर, जब भी यूज़ किया जाएगा तो हमें ये ज़रूर जानना पड़ेगा कि आखिर साहब टाइम कब का है, क्योंकि टाइम तीन ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आई रिपीट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर सिंस के बाद टाइम आता है, कि तुम भी जानते हो आता है, और ये भी जानते हो कि पॉइंट ऑफ टाइम आता है, कुछ देर पहले पढ़ा, पहले ही पढ़ा होगा। लेकिन क्या कभी सोचा था कि टाइम अगर है तो ये भी सोच लें टाइम कब का होना चाहिए?
क्योंकि समय तीन ही प्रकार का होता है। इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितना भी टाइम है तीन ही के अंदर है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो हो चुका पास्ट, जो हो रहा है प्रेजेंट, जो आगे होगा फ्यूचर। आखिर जब सेंस के बाद टाइम आएगा तो इट इज़ नेसेसरी टू नो कि आप उस टाइम को जाने कि वो टाइम किस कैटेगरी का होगा। तो मैंने कंफर्म कर दिया कि वो कैटेगरी पास्ट ही होगी, प्रेजेंट नहीं हो सकती, फ्यूचर नहीं हो सकती। अब सवाल ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सर जाना कैसे आपने, हाउ यू केम टू नो कि सर टाइम जो आएगा सेंस के बाद वो पास्ट ही होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न के लिए मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, जरा देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल पे चलता हूँ। मैंने कहा बेटा सिंस 1999, इसका मैं मतलब अगर पूछूं आपसे तो आप क्या बताएंगे कि सर 1999 से। जिस बच्चे से सिंस 1999 का मतलब पूछो वो बच्चा आंसर क्या करता है, 1999 से, जबकि ये बात अधूरी है। आप पूरी बात क्या बोल रहे हैं? अगर कोई कह रहा है कि भाई साहब ये जो कंपनी चला रहे हैं आप कब से चला रहे हैं, तो आपने कहा अरे भैया बहुत पहले से। हमने कहा भाई कब से, कुछ तो टाइम होगा। तो आपने कहा सर 1999 से चला रहे हैं। कब चला रहे हैं? 1999 से चला रहे हैं। तो अभी बंद कर दिए, चला तो अभी भी रहा है। इसका मतलब ये कंपनी 1999 से चला रहा हूँ, अब तक चल रहा है। तो ये अब तक अंडरस्टूड है इसके अंदर, यस या नो? तो हम जब भी कभी कोई चीज़ बोलते हैं सेंस के बाद लिखकर, तो वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहे होते हैं। तो हमने कहा यार तुम पढ़ा रहे हो, आज कब से पढ़ा रहे हो? आपने कहा सुबह से पढ़ा रहे हो। हमने कहा कब से सुबह से? आपने कहा 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो 10 बजे से इस करंट टाइम तक, अब तक पढ़ा रहे हो। तो जरा सोचो, अगर आप ये कहते हो कि 10 बजे से अब तक पढ़ा रहे हो, तो 10 कौन सा टाइम हो गया? पास्ट। इसका मतलब सिंस के आगे तुम जो टाइम लिखोगे उस टाइम से लेकर अब तक, तो वो टाइम कौन सा हुआ? पास्ट। ऑब्वियस सी बात है। आपने कहा साहब मैं जुलाई से अपनी कोचिंग चला रहा हूँ। हमने कहा भाई जुलाई से चला रहा है, उसका मतलब कौन जुलाई? जो पिछली बीती होगी। इसका मतलब है कि जुलाई से अब तक हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सेंस के बाद हम जब भी कोई टाइम लिखते हैं तो वो क्या दिखाएगा? उस समय से लेकर अब तक। तो वो समय कब का होगा? पास्ट का ही तो होगा। वो प्रेजेंट कैसे हो सकता है? टाइम में पास्ट से प्रेजेंट आने का तो चांस है, लेकिन प्रेजेंट से पास्ट जाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि टाइम नेवर कम्स बैक। समय कभी वापस नहीं आता। जो चला गया वापस कैसे आएगा? प्रेजेंट से आप पास्ट नहीं जा सकते, लेकिन पास्ट से प्रेजेंट आ सकते हैं। क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट जाते हैं हम लोग। 1990 पास्ट हुआ तो 91 आ गया, प्रेजेंट हो गया। 91 पास्ट हुआ तो 92 आ गया। ऐसे करते करते दुनिया चलती है। इसका मतलब है कि हम जब भी 1999 लिखेंगे, या यहाँ कुछ भी लिख लो, तुम यहाँ लिख लो सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब आप क्या बताएंगे बेटा? सुबह से अब तक। मतलब सुबह से अब तक का मतलब कि सुबह से अब तक, सुबह कब का टाइम हो गया? पास्ट का। भैया कोई लड़का लड़का कह रहा है कि भाई मैं सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ, तो ये बात कब बोल रहा होगा? दोपहर में, शाम में, रात में बोल रहा होगा। मैं पूछा भाई तुम कब से काम कर रहे हो, बड़े थके थके दिख रहे हो? तो आपने कहा भैया सुबह से कर रहे हैं। सुबह कब? पास्ट। इसका मतलब सेंस के आगे तुम जो भी टाइम लिखते हो वो हमेशा कब का होता है? पास्ट का होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो आज के बाद, बचपन से आज तक आप केवल यही जानते थे। आज के बाद ये वाली इंफॉर्मेशन भी ऐड करिए, और इस पे भरपूर मात्रा में एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, भरपूर मात्रा में। मतलब वो बता दिया कॉन्सेप्ट में आपको मैंने कि सेंस के बाद जो टाइम आएगा वो पास्ट का ही होगा। एग्जाम में पास्ट का लिखेगा नहीं, वो प्रेजेंट लिख देगा या फिर फ्यूचर लिख देगा, और होना कहाँ का चाहिए? पास्ट का। तो सिंस के बाद जो टाइम आएगा दैट शुड बी पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट शुड बी पास्ट। वो पास्ट होना चाहिए और पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। ये सिंस के साथ अपनी कंडीशन समझ में आ रही है। सिंस एज अ प्रेपोजिशन ट्रीट होता है, और प्रेपोजिशन की खुशी क्या होती है? उसके अपने ऑब्जेक्ट से। तो उसका ऑब्जेक्ट कौन बनने वाला है? टाइम। यही टाइम इसका बन जाएगा नाउन, इसका ऑब्जेक्ट। टाइम नाउन हो गया। अच्छा, इतने से बात बनेगी नहीं बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि सिंस प्लस टाइम अकेले आएगा? बोलेंगे नहीं साहब अकेले तो नहीं आएगा। भाई सिंस प्लस टाइम जब भी आएगा तो उसके आगे एक सेंटेंस भी तो आएगा। मतलब सिंस प्लस टाइम किसी सेंटेंस में कनेक्ट होके आएगा ना। जैसे मैंने ये लिखा, नहीं ये नहीं, ये देखो, यहाँ पे जो सिंस प्लस टाइम लिखा गया है,
तो ये क्या अकेले आ गया क्या? नहीं, इसके पहले एक सेंटेंस भी दिया हुआ, देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्या है इसका? सेंटेंस है। मतलब सिंस प्लस टाइम अकेले या काहे आएगा, वो किसी न किसी सेंटेंस के साथ कनेक्ट होकर आएगा। तो जब भी कभी सिंस प्लस टाइम आएगा तो हमें तो पहले एक बात ये समझनी है कि आखिर सिंस प्लस टाइम अगर आएगा तो टाइम की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो दो सवाल आपके एग्जाम में ऐसे बनेंगे क्या बनेंगे? सिंस के बाद वो टाइम देगा पीरियड के फॉर्म में, होना क्या चाहिए? पॉइंट के फॉर्म में, पहली गलती। सिंस के बाद वो टाइम देगा फ्यूचर में या प्रेजेंट में, होना कहाँ चाहिए? पास्ट में, दूसरी गलती। मतलब इस पे आप जाके एग्जाम का पेपर उठाओ, किसी भी किताब का पेपर उठा लो आप, एग्जाम का प्रीवियस ईयर का किसी भी पब्लिकेशन का, तो आप देखेंगे कि भरे पड़े हैं क्वेश्चन। और आपको लगेगा सर इतना चिरकुट सा क्वेश्चन क्यों पूछता है कि जो बच्चा देखते ही सॉल्व कर लेगा। भैया बच्चा इतना पढ़ता ही नहीं है कि वो इतने सस्ते क्वेश्चन को भी कर बैठे। एग्जाम तो कई बार क्या होता है, बहुत सस्ते होते हैं, कई बार महंगे भी होते हैं, मतलब कई बार अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन इन जनरल वो सस्ते सवाल ही ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन बच्चा बहुत रेडी नहीं है अच्छे सवालों, हल्के सवालों को करने के लिए, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस नहीं करता, कॉन्सेप्ट पढ़ता नहीं, रिवाइज नहीं करता, हर चीज़ को वो रटना चाहता है, और रटने वाले चीज़ों से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बात आती है कि सर अगर इसके आगे एक सेंटेंस भी आएगा और उस सेंटेंस में भैया टेंस लिखा होगा, क्योंकि सेंटेंस में कोई ना कोई टेंस तो होगा, इंडेफिनिट पहला, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार चार सेंटेंस हैं, चार टेंस हैं। हमने आपको चार ही टेंस पढ़ाया है, ज़्यादा नहीं पढ़ा दिया है, तो कृपया करके ज़्यादा पढ़िएगा ही मत। और आई होप कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होंगे, इतना ही पढ़ाया है मैंने आपको, इतना ही पढ़िएगा। तो ध्यान रखना है कि ये चार टेंस आपने पढ़ रखे हैं। हमें बताना है कि अगर कभी सिंस प्लस टाइम आया तो सिंस प्लस टाइम के साथ हम जो सेंटेंस यूज़ करेंगे, हम जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो किस टेंस का यूज़ करेंगे, ये आपको जानना है। सिंस प्लस टाइम के साथ हम जो सेंटेंस यूज़ करेंगे भैया, वो किस टेंस का यूज़ करेंगे ये आपको जानना है। मतलब वो सेंटेंस इंडेफिनिट का होगा कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस का होगा कि वो सेंटेंस परफेक्ट का होगा कि वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो बच्चा क्या करता है, इस सवाल का आंसर ना इतना तेज़ लपक कर देता है, लपक कर, क्यों? क्योंकि बचपन से उसको बस सिखाया गया है, उसके मास्टर ने भी और उसकी किताबों ने भी, दोनों जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ किताब जिम्मेदार है, किताब में गलत लिखा हुआ है, मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ मास्टर गलत पढ़ा रहा है, दोनों ही इक्वल लेवल के जिम्मेदार हैं। आपका टीचर भी आपको यही बोला होगा और आपकी किताबें भी आपको यही बोली होंगी कि जब भी कभी सिंस फॉर प्लस टाइम आए, चाहे सिंस के साथ टाइम आए चाहे फॉर के साथ, टेंस तो तुम हमेशा क्या लगाया करो? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बच्चे को कभी भी सिंस प्लस टाइम लगा के दो और चार टेंस का ऑप्शन दो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं तुमको लिख कर गारंटी दे रहा हूँ कि वो बच्चा 110% कौन सा ऑप्शन चूज करने वाला है जिसमें पीसी लगा हो, उसके अलावा कुछ वो चूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जहन में भी ऐसी कोई बात नहीं है जो ये तय कर पाए कि हाँ भाई पीसी कभी कभी गलत भी हो सकता है। उसे लगेगा ना ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सही होगा। नहीं भैया, आइए समझते हैं। इंडेफिनिट टेंस हम कब लगाते हैं? इंडेफिनिट टेंस हम तब लगाते हैं जब वर्ब का बिगनिंग क्लियर ना हो। ये सिखाया था आपने कि कोई काम कब शुरू हुआ ये क्लियर ना हो, इंडेफिनिट तब लगा सकते हैं। लेकिन सिंस प्लस टाइम लगा के दिए हो सेंटेंस में तुम, अच्छा जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम लगा होगा, जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम लगा होगा वो क्या करेगा? वो यही बताएगा कि वो काम हुआ कब। सिंस प्लस टाइम, टाइम का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस के आगे कौन सा टाइम आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वो मोमेंट पता लग जाएगा कि जिस मोमेंट से कोई काम कब शुरू हुआ। मैंने कहा कि आई स्टार्टेड माई टीचिंग सिंस 9th of July 2015, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, तो हमने अपनी बता दिया कि मैंने अपनी जो टीचिंग स्टार्ट कब की? 9 जुलाई 2015 को। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। मतलब कुल मिला के कि सिंस प्लस टाइम का आना क्या क्लियर करता है? बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। और इंडेफिनिट टेंस का क्या कहना होता है कि जिस वक्त बिगिनिंग ऑफ द एक्शन क्लियर नहीं है तभी हमको लगाना। तो आप बताइए
सिंस प्लस टाइम और इंडेफिनिट एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि इंडेफिनिट तब लगेगा जब बिगिनिंग क्लियर ना हो, सिंस प्लस टाइम जब आएगा तो बिगिनिंग क्लियर ही हो जाएगी, तो दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब जब जब सिंस प्लस टाइम लगेगा तो बेटा इंडेफिनिट टेंस लगा नहीं पाओगे, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। अगर सिंस प्लस टाइम जब भी आएगा तो आप इंडेफिनिट टेंस लगा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। अब जब इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा पाओगे तो पहला टेंस गलत हो गया। इसका मतलब है कि 4 टेंस में एक टेंस तो ताउम्र नहीं आएगा। तो आज के बाद आप कभी भी सिंस प्लस टाइम के साथ अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में इंडेफिनिट टेंस में देखें, किस टेंस में? इंडेफिनिट टेंस में अगर आप देखें किसके साथ? सिंस प्लस टाइम के साथ, तो सेंटेंस को 500% गलत मान लिया करो, चिल्ला उठा करो गलत है। और कहाँ गलत है? उसी टेंस में। टेंस का मतलब जो वर्ब की फॉर्म लिखी गई है वो वर्ब की फॉर्म गलत है। एग्जाम में शुक्र मनाओ कि यही पूछता है कि इसमें गलती है या नहीं, कभी ये नहीं कहता कि करेक्ट द सेंटेंस। वो क्या पूछता है? फाइंड आउट एरर, किस पार्ट में एरर है, ABCD। जिस दिन वो ये लगेगा पूछने कि करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को सही करो का गलत है, तो तब भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे लड़कों को। जो लड़के तुक्का मार के इंग्लिश सीख रहे हैं ना आजकल, ये ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। नियम रट के तुक्का मार लो, कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं तुक्का मार के, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप सीखें कोई चीज़, टाइम दे ही रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, तो यार ढंग से सीख लो। ऐसा क्या ही मतलब, जब काम कोई कर ही रहे हो तो मन से करो। मेरा मानना है जब कोई काम करना ही है और कर भी रहे हो तो क्यों ना एनर्जी से करो, क्यों ना मन से करो, ताकि हम ये कहें कि हमने काम किया तो यूं ही नहीं किया, ढंग से किया कोई काम। आ जाओ, सिंस प्लस टाइम के साथ कंटिन्यूअस देखो कब आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ, कंटिन्यूअस लगाने का मतलब हम ये दिखाना चाह रहे होंगे कि सेंटेंस में इनकम्प्लीशन है या कंप्लीशन भी है? नहीं, कंटिन्यूअस टेंस तो केवल तभी लगता है जब ये दिखाना होता है कि सेंटेंस में इनकम्प्लीशन है। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में एक खुशबू होती है इनकम्प्लीशन की, कि काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। मतलब काम का पूरा होना, ऐसी खुशबू कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होती। कंटिन्यूअस टेंस में केवल एक महक मिलेगी, किस चीज़ की? इनकम्प्लीशन की। अच्छा, सिंस प्लस टाइम जब भी लगेगा वो क्या, उसके उस सेंटेंस में क्या होगा? उस सेंटेंस में 2 महक होगी, 2 स्मेल आएगी। एक तो उस टाइम से लेके अब तक ये काम हो चुका है इतना, और अभी भी वो काम चल रहा है, मतलब परफेक्शन की भी खुशबू आएगी और कंटिन्यूटी की भी खुशबू आएगी। किसमें? जहाँ जहाँ सिंस प्लस टाइम लगा होगा। क्योंकि सिंस प्लस टाइम क्या दिखाएगा? उस टाइम से अब तक इतना काम पूरा हो गया और बाकी अभी चल रहा है। इसका मतलब जब जब सिंस प्लस टाइम आता है भैया, तो सेंटेंस में 2 खुशबू आती है, परफेक्शन की भी और इनकम्प्लीशन की भी। और कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर केवल एक ही खुशबू आ सकती है, वो भी किसकी? इनकम्प्लीशन की। तो इसका मतलब है कि ये कभी लग नहीं पाएगा। इसको दोनों खुशबू चाहिए, ये केवल एक ही खुशबू रखा है, तो सेंटेंस में तो सेट में बैठेगा, तो गलत हो गया। तो एक तो तय हो चुका है कि सर दोनों खुशबू का चाहिए था, तो फिर तो सही हो गया, बिल्कुल सही बात, सही हो गया कि सिंस प्लस टाइम के साथ PC लगता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी बेटा नहीं लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। वो कब नहीं लगता? 2 कंडीशन है। अगर कभी वर्ब स्टेटिव आ जाए, वर्ब कैसी आ जाए? स्टेटिव वर्ब आ जाए, और अगर कभी आपको रिजल्ट शो करना हो। जब जब कभी वर्ब स्टेटिव आ जाएगी तो PC नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब की अपनी खास बात है कि वर्ब की ING फॉर्म नहीं लेता। स्टेटिव वर्ब कभी भी ING फॉर्म में नहीं जा सकता। ये बात फंडामेंटल के लेक्चर में जाने कितनी बार बताई गई होगी। मान लो सिंस प्लस टाइम वाले सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल की गई हो वो वर्ब स्टेटिव हो गई, अब बताओ PC लगा पाओगे? क्योंकि PC लगाने का मतलब वर्ब की ING फॉर्म लगाना, और ING फॉर्म में वो जाता नहीं है, तो मजबूरी है उस केस में PC से उठाकर परफेक्ट की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ING फॉर्म ले नहीं पाएगा। अच्छा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लगा सकते हैं थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक तो तरीका हो गया स्टेटिव वर्ब आएगी तो PC नहीं जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। एक तरीका और है कि अगर आपको किसी भी एक्शन का रिजल्ट दिखाना है और आपको पता है कि बेटा किसी एक्शन का रिजल्ट तभी आता है जब वो काम पूरा हो जाता है। रिजल्ट आने का क्या मतलब? काम चल रहा है, काम खत्म, काम खत्म। अगर काम खत्म तो खत्म वाली स्टेट PC से नहीं दिखा सकते, परफेक्ट से दिखा सकते। इसका मतलब कभी आपको अगर रिजल्ट दिखाना हो तो भी परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा, और कभी वर्ब अगर स्टेटिव आ गई तो भी परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सिंस प्लस टाइम के साथ 2 टेंस वैलिड होंगे, बी और ए, थर्ड एंड फोर्थ।
पी एंड पी सी, सिंस प्लस टाइम के साथ पी एंड पी सी वैलिड होंगे। कभी पी सी लगाना पड़ेगा, कभी पी लगाना पड़ेगा। परफेक्ट में लगने की जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है, स्टेटिव वर्ब हो और रिजल्ट हो। अगर स्टेटिव वर्ब है और रिजल्ट है तभी आप परफेक्ट टेंस लगा पाएंगे, वरना आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना बता दिया है कि कब सेंस प्लस टाइम जब भी आएगा तो हम कब परफेक्ट टेंस लगाएंगे और हम कब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। कल हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर सेंस प्लस टाइम के साथ हम पीसी कब लगा रहे हैं और परफेक्ट कब लगा रहे हैं, क्योंकि आज तक आपने परफेक्ट वाले एग्जाम्पल नहीं देखे हैं। आज तक आपने किताबों के अंदर केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले एग्जाम्पल ही देखे हैं। ये आपका अपना दुर्भाग्य है, इसमें मेरा हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में रेडी रहिएगा, कल हम लोग यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।